2 फेजेस की, 2 चरणों की हुई करारी हार और तीसरे चरण में असम से भाजपा बाहर। ये सब जो हो रहा है ये उसका परिणाम है। साथियों, असम अवसर देता है, आजमाता है, अपनाता है, मगर जो असम को धोखा देता है वो नकार दिया जाता है। असम के 3 चरणों के चुनाव में पहले 2 चरणों में असम की बहादुर सूझवान जनता ने सही कदम उठाए हैं और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया है। कांग्रेस पार्टी असम के लोगों को वचन देती है कि हम जो 5 गारंटी हमने जो अपने घोषणा पत्र और उसके बाद राहुल जी और प्रियंका गांधी जी ने बार बार जनसभाओं में जिनके लिए कहा है, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 2 तारीख को, 6 तारीख को आखिरी चरण के चुनाव होंगे, 2 मई को नतीजे आएंगे, 5 मई को सरकार बनेगी नई कांग्रेस के गठबंधन की और 6 मई की मंत्रिमंडल की पहली बैठक में, कैबिनेट की पहली बैठक में ये 5 गारंटी, हाथ में भी 5 उंगलियां हैं और कांग्रेस की भी ये 5 गारंटी हैं, ये 5 गारंटी हम लागू करके दिखाएंगे। वो 200 यूनिट बिजली हो, वो महिलाओं को 2000 रुपया हो, वो 5 लाख युवाओं की नौकरी हो, वो सीएए कानून को खत्म करना हो और चाय बागानों के हमारे मजदूरों को 365 रुपये का हमारा जो प्रतिदिन का मेहनताना है वो देना हो। एक खूबसूरत बात यह है कि हर जगह पत्रकार साथी ये पूछते हैं और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप पूछ रहे थे, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, आपको कितना विश्वास है कि कितनी सीट आएंगी। तो मैंने तब भी कहा था और अब 2 चरणों के बाद ये क्लियर है कि 101 सीट के साथ कांग्रेस गठबंधन जीत को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की हार का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। मोदी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए, बहुत सारी वैमनस्य की, बहुत सारी भेदभाव की, बहुत सारी गाली गलौज की बातें उन्होंने की। इस चुनाव में हमने देखा कि उन्होंने लोगों को बांटने का, और अब तो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। अब तो आप लोगों को भी ये कहते हैं कि तुमको चुनाव के बाद घसीट कर ले जाएंगे, देख लेंगे। भैया ऐसा करेगी क्यों मां कामाख्या कि तुमको ये मौका मिलेगा? तुम्हें मौका मिलेगा ही नहीं, तुम्हें लोग ही घसीट कर बाहर फेंक देंगे। ऐसा होने वाला ही नहीं कि आप पत्रकारों को घसीट सकें। तो भारतीय जनता पार्टी की हार का सिलसिला बरकरार रहने वाला है। एक खूबसूरत बात यह है कि अगर आप, और मैं एक छोटा सा चार्ट ये देख रहा था, मैंने इसलिए बनाकर दिया कि 2016 से 2020 तक 3 और 6 7 24 प्रांतों में चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी सब प्रांतों में चुनाव हारी है। तो असम कैसे अलग होगा? वो बोलते हैं हम सब जगह चुनाव जीतते हैं, पर इसीलिए मैं नतीजे निकाल कर लाया कि वो जहां जहां चुनाव लड़ते हैं वो वहां वहां चुनाव हारते हैं। ये सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि प्रचार विपरीत है, पर सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत है। तो इनकी हार का सिलसिला बरकरार रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं बहुमत नहीं मिला। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो हारे। राजस्थान लड़ा, वो हारे। पंजाब लड़ा, वो हारे। इससे पिछला चुनाव बंगाल का लड़ा, वो हारे। पुडुचेरी का चुनाव लड़ा, वो हारे। इससे पिछला तमिलनाडु का चुनाव लड़ा, वो हारे। इससे पिछला केरल का चुनाव लड़ा, वो हारे। इससे पिछला झारखंड का चुनाव लड़ा, वो हारे। इससे पिछला मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, भाजपा हारी। इससे पिछला उड़ीसा का चुनाव लड़ा, भाजपा हारी।
इससे पिछला तमिलनाडु का चुनाव लड़ा तो भी भारतीय जनता पार्टी हारी, हरियाणा का चुनाव लड़ा तो भी भाजपा हार गई, उत्तराखंड और हिमाचल में अब क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं। तो बड़े प्रांतों में एक उत्तर प्रदेश को छोड़कर पिछले सालों में भारतीय जनता पार्टी कहीं जीती नहीं है। और क्योंकि कई बार पत्रकार साथी भी भूल जाते हैं, इसलिए मैंने कुल सीटें कितनी हैं और भाजपा ने कितनी जीती, तो ये मैं इसलिए आज लिखकर आपको दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का हार का सिलसिला बरकरार रहेगा, और क्योंकि ये बरकरार रहने वाला है तो हमेशा ये होता है कि जब जब भाजपा हारती है तो फिर उसके पास एक ही मंत्र है, फिर वो ईवीएम की शरण में जाने की कोशिश करती है। हर बार जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो वो ईवीएम देवता की शरण में जाने की कोशिश करेगी। इस बार ईवीएम ने भी उसे नकार दिया है लगता है, इस बार वो उसमें भी कामयाब होने वाले नहीं। पर देखिए उन्होंने पिछले दिनों में क्या क्या कोशिश की। ईसी की गाड़ी खराब हुई और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार गाड़ी लेकर पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन की जो, और ये वीडियो है जो पत्रकार साथियों ने दिया, कि जो कृष्णेंदु पॉल हैं उनकी गाड़ी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग ईवीएम ट्रांसपोर्ट कर रहा था। अब भैया ईसीआई भी बताएं, आपको पूरे असम में कोई गाड़ी नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी ही मिली ईवीएम ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मेरे साथी बोबिता जी और हमारे गौरव वल्लभ जी बता रहे थे। जब सुबह हमने ईसीआई को, चुनाव आयोग को दरख्वास्त दी और कहा कि इतनी धांधली पर उतर आए हैं आप, फिर भी बचा नहीं पाएंगे भाजपा को, तो उन्होंने 189 रताबाड़ी जो है 179 में तो रीपोलिंग ऑर्डर कर दी। पर भैया ईवीएम तो कहां मिली थी? ईवीएम तो मिली थी पत्थरकंडी के जो बीजेपी उम्मीदवार हैं कृष्णेंदु पाल, उनकी गाड़ी से। तो आप बताइए पत्रकार साथियों, ईवीएम तो मिले आपकी गाड़ी से, और चुनाव हो जाए बंगाल में जाके कैंसिल या सिलचर में जाकर कैंसिल, तो इसके क्या लॉजिक है? तो चुनाव आयोग को, देश को जवाब देना चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की गाड़ी से ईवीएम मिले थे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या वहां दोबारा चुनाव की निष्पक्षता के बारे में, ईवीएम्स के बारे में नहीं जांच होनी चाहिए थी? क्या किया ईसीआई ने? हमारे आज चुनाव आयोग से भी आपके माध्यम से 6 सवाल हैं। पहला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव आयोग बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में क्यों ट्रांसपोर्ट करता है? यह क्या मजबूरी हो गई चुनाव आयोग की? दूसरा सवाल, क्या हाथीपुरा पोलिंग स्टेशन में, दीफू में एक लग्जरी कार से ईवीएम्स पाई गई? अगर हां तो क्यों? लग्जरी कारों में चुनाव आयोग कब से ईवीएम ट्रांसपोर्ट करने लगा? चुनाव आयोग को यह जवाब तो देना चाहिए असम और देश को। तीसरा सवाल, जमुनामुख में एक और व्हीकल मिला जिसके अंदर ईवीएम्स थी, पर उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल तो था, पर कोई सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोई पुलिस, कोई अधिकारी नहीं था। आप और हम सब जानते हैं कि ईवीएम जो हैं वो चुनाव से पहले हों या चुनाव के बाद हों, बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि ये केवल और केवल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की कस्टडी में ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो फिर चुनाव आयोग बताए कि जमुनामुख में एक गाड़ी से गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी उसके साथ, ईवीएम कैसे मिली? चौथा सवाल,
क्या ये सही है कि कलई गांव में एक बूथ से ईवीएम ही गायब हो गई? वोटर्स जाकर ढूंढ कर लाए कि भैया ये कहां लेकर जा रहे हो? क्या आपने कभी देखा, सुना, सोचा है? वहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, स्टाफ होता है, ईवीएम गायब होगी, फिर उसे बाद में ढूंढा गया। क्या ये सही है? और अगर सही है तो क्या कार्यवाही चुनाव आयोग ने की? पांचवां सवाल, डिब्रूगढ़ में वो स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम है, उसके आसपास और अंदर कई संदिग्ध लोगों की गतिविधियां देखी गई। तो चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की? और ईवीएम जिस स्ट्रांग रूम में स्टोर्ड हो, वहां पे कैसे कोई व्यक्ति अंदर घुस सकता है? चुनाव आयोग बताए। और छठा सवाल, क्या यह सही नहीं कि पिछले चरण के चुनाव में 139 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो हमारे साथियों ने इकट्ठे किए, जहां ईवीएम की सीरियस मैल फंक्शनिंग हुई, जिसमें जागी रोड है, नागांव है, हौजाए है, नीलबागान है, लुमडिंग है और दूसरे हैं। तो ऐसे में जब ये सब हो रहा था तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? साथियों, एक बात बड़ी साफ है और असम के लोगों को आज असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम कहेंगे, हम धन्यवादी हैं, हम शुक्रगुजार हैं, हम नतमस्तक हैं, क्योंकि असम के लोगों ने पहले 2 चरणों में 3/4 बहुमत बड़े जोश से कांग्रेस पार्टी को दिया है। अगले चरण में भी यही होने वाला है, बल्कि और ज्यादा बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। वो लोग जो चुनाव में हार जिनके सामने खड़ी है, भाजपा के सामने, सर्बानंद सोनोवाल जी के सामने और उनके चेले और असिस्टेंट, समझ गए आपने किसका तरफ इशारा है? हेमंत बिस्वा शर्मा जो चेले हैं सर्बानंद सोनोवाल जी के, और पूरी उम्र उन्हें यही नौकरी करनी है, चेले वाली, असिस्टेंट वाली, उनके सबके चेहरे के ऊपर देखिए, आप यहां देखिए, हम सब मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जो जीत रहा होता है, जिसको आशीर्वाद मिल रहा है मां कामाख्या का, वो मुस्कुराएगा। और जिन्होंने पाप किए हैं वो इसलिए अब घबराए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 1 ईवीएम, 2 ईवीएम, 4 ईवीएम चोरी करके, भारतीय जनता पार्टी अब ईवीएम चोर पार्टी उसका नाम रख देना चाहिए। भाजपा अब ईवीएम चोर पार्टी बन गई है। पर ईवीएम चोरी करके भी लोगों ने इतने बहुमत से कांग्रेस को जिताया है कि वो कभी कामयाब होने वाले नहीं। और इसलिए चुनाव आयोग को भी हम कहेंगे, हमने लिखकर भी उनसे समय मांगा है, भारतीय चुनाव आयोग से, कि ये ईवीएम चोरी में आप भागीदार हैं या आप धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद किए हैं? धृतराष्ट्र जब भगवान श्री राम को निकाला तो धृतराष्ट्र ने भी आंख बंद कर ली थी। तो चुनाव आयोग अब धृतराष्ट्र की भूमिका में है। श्री कृष्ण। तो अब आगे क्या करेंगे आप? इसलिए हमारा केवल ये कहना है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इन सारी अनियमितताओं का और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। असम के लोगों ने फैसला दे दिया है। 101 जो बहुत अच्छा शगुन होता है, 101 पार करवाने का कांग्रेस को निर्णय कर लिया है। कांग्रेस का गठबंधन जीत रहा है और वो आत्मविश्वास लोगों के आशीर्वाद से हमारे चेहरे पर है। पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से हार स्वीकार करनी चाहिए। कई बार बच्चे को जब पेपर नहीं आता हो तो वो रोता पीटता है, पेपर मुश्किल आ गया, मेरी पेन खराब हो गई, मेरी दवात की शाही खराब हो गई, मेरी दवात की शाही गिर गई। तो भारतीय जनता पार्टी, सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी अब यही कर रहे हैं। मेरा पेन खराब हो गया, मैं कहीं से ईवीएम का कुछ गड़बड़ करवा लूं, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 3/4 से ज्यादा बहुमत से कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा
और जो जो गड़बड़ियां की हैं आपने, उनकी सजा तो मिलेगी। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 2 मई को नतीजे आएंगे, मैं फिर दोहराता हूं। 4 मई को कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। 5 मई को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वादा करके गए हैं, 5 गारंटी लागू हो जाएगी। इसलिए असम के नौजवानों, असम के मेहनतकश लोगों से हमारी केवल ये अपील है, शांति बनाए रखें, मुस्तैद रहें, चौकन्ने रहें और एक एक वोट डालें, ताकि प्रजातंत्र जो है वो और मजबूत हो और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़कर फेंकने की शुरुआत यहीं से हो। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। मैंने आपको ये पहले ही बताया, वो उन्होंने हमें सूचित किया, मैंने इसीलिए आपको बताया। वो ये कह रहे हैं और मैंने इसीलिए आपको बताया था कि रत्ताबाड़ी में 189 नंबर में रीपोल होगा, उन्होंने मुझे बताया था। आप मुझे बताइए, ईवीएम जो मिली हैं वो मिली हैं पत्थरकंडी के बीजेपी कैंडिडेट कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी से, और आप रत्ताबाड़ी के एक बूथ पर रीपोल करवा रहे हैं। क्यों? आपने क्या जांच की? चुनाव आयोग, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, आपके माध्यम से कहता हूं, क्या चुनाव आयोग ने जांच की कि कृष्णेंदु पॉल को वो ईवीएम कैसे मिली? ये कौन सा एस्ट्रोलॉजर था, कौन सा ज्योतिष था कि इधर चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई और उधर भाजपा की हालत भी खराब हुई और कृष्णेंदु पॉल अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गया? तो क्या इस सारी बात की इंक्वायरी उन्होंने की? क्या कृष्णेंदु पॉल को गिरफ्तार किया? क्या उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने ये सारी कोताही की थी? Should they all not be arrested and put behind bars? They should be. Why is Election Commission not showing the guts to act? Is our simple question. आपकी आवाज बुलंद है वैसे भी। रणदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 4 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, सस्पेंड उनको किया गया है, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम आगे भी कार्रवाई करेंगे, इशारा क्या करता है? कार्रवाई लेट से हुई, आपको लगता है आगे आपको क्या करने वाले हैं? मेरे दोस्त, असम की जनता ने कार्रवाई कर दी है। अब चुनाव आयोग करे या बीजेपी करे, उनसे कुछ होने वाला नहीं। असम की जनता ने 2 चरणों में अपनी कार्रवाई प्रजातंत्र में वोट की चोट से कर दी, और वो वोट की चोट बीजेपी को इतनी करारी पड़ने वाली है कि जिस दिन नतीजे आएंगे ये साफ हो जाएगा। अब शिकस्त यानी हार को सामने देखकर भारतीय जनता पार्टी जो करती है वही कर रही है, ईवीएम चोरी। ईवीएम चोरी से होने वाला कुछ नहीं है। 2, 4, 5 आप ईवीएम इधर से उधर ले भी जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। पर यह दिखाता है कि भारतीय चुनाव आयोग जिसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है निष्पक्ष, निर्भीक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की, क्या वो तो अपनी ड्यूटी में नहीं चूक रहे? क्या वो तो अपनी संवैधानिक कर्तव्य जो है उससे पीठ तो नहीं मोड़ रहे? आज उनकी विश्वसनीयता पर भी, एंड आई एम सेइंग इट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया। और एक उदाहरण नहीं, मैंने 6 उदाहरण आपको गिनाए पहले कि यहां इस प्रकार से ईवीएम्स पाई गई है, पर लोगों ने इतनी ज्यादा वोट दी हैं, 3/4 बहुमत दिया है, और अगले चरण में और 90% से ज्यादा मत कांग्रेस के गठबंधन को पड़ेंगे कि ये छोटी मोटी गड़बड़ों से कुछ होने वाला नहीं। पर हारे हुए भारतीय जनता पार्टी को ग्रेसफुली हार स्वीकारनी चाहिए, क्योंकि असम के लोगों ने निर्णय दे दिया है। अब निर्णय चुनाव आयोग को करना है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के आगे लाचार बने खड़े रहेंगे। Sorry, I'm sorry actually. Sir, can you please pass on the mic to ma'am? आज गारंटी संभव है क्या?
से आप लोग का सरकार नहीं है, संभव होगा पास करके इम्प्लीमेंट करना असम में? एब्सोल्युटली मैडम, दिल्ली की सरकार की कोई आवश्यकता नहीं। अगर दिल्ली की सरकार 5 गारंटी लागू कर सकती तो फिर 6 साल से दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और यहां भी सर्बानंद सोनोवाल की बीजेपी की सरकार है, तो वो कर देते। अगर दिल्ली की सरकार की नीति और नीयत साफ होती, अगर मोदी जी के मन में असम को लेकर बेईमानी भरा दुर्व्यवहार ना होता तो वो लागू कर देते। उनसे नहीं हो पाया और हम उन्हें कहते हैं आपके माध्यम से कि भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारी प्रांतीय सरकार इसे लागू करके दिखाएगी। और पहली मंत्रिमंडल की बैठक में मैंने आपको तारीख दी है, 2 मई को नतीजे आएंगे, 4 मई को कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी और 5 मई को 5 गारंटी। देखिए सब चीजें शुभ हैं, 101 से ऊपर 5 मई 5 गारंटी और हाथ की 5 उंगलियां, ये लागू हो जाएगा। वेलकम। देखिए अगर मोदी जी ने किया होता तो फिर शायद आज असम के लोग इस प्रकार से प्यार और स्नेह हमें ना देते, क्योंकि वो अपनी परीक्षा में फेल साबित हुए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर भी कामयाब नहीं हो पाए, फेल हो गए। इसीलिए कांग्रेस ने ये किया है। मैम, आई विल कम टू यू, लेट मी गो टू हिम एंड देन आई विल कम टू यू। I have one question. Like you have pointed out that BJP has been continuously losing elections after elections. But my question is, somehow they successfully topple your government also with the help of your own MLAs. So why does that happen in the first place? And also, how can we be so sure that history might not repeat? There are 2 very important questions that you raise, my young friend. And I will rise even above my political affiliation and put that question back to you. And it is something that each one of us must be concerned about. Electoral mandate is the mandate given by people of a particular state or the country, as the case may be. Under any circumstances, that electoral mandate cannot be stolen or purchased. And that's why if you see the state of Chhattisgarh, we told people of Chhattisgarh, give us the kind of mandate that can never be stolen. And they decimated the BJP to a level where they have never not been able to recover. We had a marginal mandate in Assam, but in Rajasthan. But people of Rajasthan rose in unison and consequently ensured it. So we urge people of Assam, through good offices of all the journalists who are interested only in a free and fair poll, not in any political party, that please give the Congress party the kind of mandate that we deserve, which will decimate the BJP in a fashion that they will never be able to steal the electoral mandate and will of the people ever. And we assure you, we will implement the 5 guarantees on 5th of May, and people of Assam will then repose the kind of faith even thereafter in us, that they will ensure that not a single legislator will change his or her loyalty. Why does that happen in the first place? Do you think there is a lack of leadership in the party itself? That's why I said, as a young person, I also leave that to your wisdom. Whether you want democracy to be subjugated, to be trampled, क्या आप चाहते हैं कि प्रजातंत्र का चीरहरण हो जाए? अगर प्रजातंत्र का चीरहरण होता रहेगा, अगर लोग सरकारों से पैसा निकालकर 30 और 40 करोड़ रुपए में विधायक की मंडी लगाकर बोली लगाएंगे, तो फिर आपका पत्रकार रहने का और लोगों का वोट देने का कोई लाभ नहीं रहेगा. एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एज यू एंड मी नो, विल डाई. So each one of us must be concerned on account of 1 or 2 or 3 instances that BJP has done. And that's why I urge through all of you
the people of Assam to give us a mandate just like in Chhattisgarh. That's something that BJP can never take away from the people. Sir, when asked this question to the BJP, they are saying that Congress, when it loses, they will say that EVMs are rigged, and they are also going to, they are saying that in Bengal you will go on to say that now you press the Congress button, it will go to the BJP. How do you respond to that? ईवीएम चोर लोग ऐसा ही बोलते हैं, और वो एक पुरानी कहावत है हिंदी की, चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरा चेहरा देखिए, बबीता जी का देखिए, इधर गौरव जी बैठे हैं, इधर औजला साहब बैठे हैं, वहाँ दुबे जी बैठे हैं, वहाँ हमारे मुख्य प्रवक्ता बैठे हैं। ये तरन तारन से आते हैं, आप अमृतसर से आते हैं, जो गुरुओं की धरती है। हम तो चिंतित नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है 2, 3, 4 ईवीएम चोरी करके भी आप नतीजा नहीं बदल पाएंगे। वो उनकी मानसिक तसल्ली है। पर सवाल ये है कि चुनाव फ्री और फेयर तरीके से होना चाहिए, जिसने जिसको वोट दिया वो उसके हक में गिना जाना चाहिए। इसलिए अब चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी है, अगर वो आज कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर वो आज सोए रहेंगे, अगर आज वो नहीं जागेंगे, तो इतिहास चुनाव आयोग को माफ नहीं करेगा। इसलिए दे हैव टू टेक डिसाइसिव एक्शन नाउ, दैट्स ऑल। यस सर। नमस्कार, पिछली बार भी आपसे बात किया था, मैंने सवाल किया, और आप जहाँ जहाँ दोबारा या तिवारा जाते हैं आपको कोई शुभ संकेत कांग्रेस से होता है। मेरा सवाल ये है कि आज डीएमके चीफ एमके स्टर्लिंग की बेटी सनिता बराई ने इनकम टैक्स में चली रेड किया, आज कुछ देर पहले की बात है। और असम के वनाक वैली में जो हुआ आप जानते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सेंटर में रहने का एक अनड्यू एडवांटेज ले रही है चुनाव में भी और तमिलनाडु में भी, असम में भी? दूसरा मेरा पक्ष है, जो कि प्रियंका गांधी अभी निगेटिव पाई गई, हालांकि वो रद्द कर दी है अपनी कैंपेनिंग असम में, क्या उनके नहीं आने से? क्योंकि मैं ग्राउंड में जाता हूँ, मैंने देखा है प्रियंका गांधी का इस बार काफ़ी अच्छा प्रभाव मैंने देखा है। क्या उनके नहीं आने से आपको नहीं लगता सीट कुछ खोएगा? आप खोएंगे प्रियंका गांधी के नहीं आने से? और तीसरा मैं आपकी टीम को बधाई देता हूँ, प्रोफेसर गौतम जी और बबीता जी को। लगातार आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्ट्राइक कर रहे हैं लोगों के दिल दिमाग पर, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये जो मेरे 2 प्रश्न हैं, इनको जरा आप I will answer. Thank you so much. The completely unwarranted, obnoxious, vendetta-driven, malafide raids at the residence of son-in-law and daughter of Shri M.K. Stalin, the chief of DMK in Tamil Nadu and head of our Congress DMK alliance, reflects that Bharatiya Janata Party and Modi ji, when he is losing badly from Kerala to Assam, is only doing shadow boxing through ED, income tax and CBI. Actually, the offices of ED, income tax and CBI should rightly be shifted to BJP headquarters. There is no space there for BJP workers or BJP leaders. For all the BJP leaders and workers are now officers of the ED, of the income tax and the CBI. But please remember, there have been in Tamil Nadu, the BJP's own ally AIADMK, their own chief minister and ministers who are today in power, cash have been recovered from their house over last 5 years. Mr. Palnaisamy, who is the chief minister, his connections to various tender mafia have been placed in public domain, no action taken. For the first time in the history of Tamil Nadu, money was recovered from the residence of Chief Secretary and Director General of Police and 2 sitting ministers. No action was taken. On the other hand, 2 days before the polling, the leader of opposition, Mr. M.K. Stalin's daughter and son-in-law are being raided in order to browbeat or to threaten us. But please remember Prime Minister and please remember the Home Minister.
neither DMK nor Congress party, either in Tamil Nadu or in Assam, we will not be browbeaten by these vendetta-driven, malicious and malafide raids. We condemn the raids which are totally politically motivated and vendetta-driven at the residence of daughter and son-in-law of Shri Stalin, head of our DMK Congress alliance in Tamil Nadu. They will never succeed in their nefarious design by such raids, and victory of the DMK Congress alliance in Tamil Nadu as also in Assam of the Congress alliance. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।